हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आज की जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास है सर। आज का वीडियो इतना खास है, आप चाहे तो लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी को लेकर आप लेखपाल, पुलिस या अभी जो असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक परिचालक का जो फॉर्म पड़ा है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सर ये वीडियो सबके लिए बहुत ही खास है। और आज के जो वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्यंजन। देखो, पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने हिंदी में भाषा लिपि में अंतर, अक्षर वर्ण में अंतर और हिंदी का संविधान में क्या योगदान है, और दूसरी बात जो है हम लोग स्वर के पढ़ने के बाद, स्वर के प्रकार पढ़ने के बाद आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम व्यंजन के विषय में पूरा जितना भी व्यंजन के विषय में है, चाहे वो व्यंजन हो, व्यंजन के प्रकार हो, सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान को नहीं पढ़ेंगे, वो उसका हम एक क्लास आपको अलग से दे देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी कॉपी पेन उठा लीजिए और जल्दी से हमारे साथ तैयार हो जाइए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, व्यंजन क्या है। देखो, व्यंजन क्या है। देखो, व्यंजन की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो सर व्यंजन क्या है। वो व्यंजन जो होता है, एक तरह से व्यंजन ऐसे वर्ड हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप ये करिए, देखो स्वर की परिभाषा मैंने बताई थी कि वह जो स्वतंत्र हैं, किसी पर निर्भर नहीं है या किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं। लेकिन व्यंजन ठीक उसका विपरीत, व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे। अगर सर इसमें स्वर नहीं होगा तो व्यंजन नहीं होगा। तो व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। कुल मिला के जैसे हमने लिखा क, तो अब क है तो इसका जो अगर आप तोड़ेंगे इसको तो का धन आ, तो हर एक व्यंजन में आप देखिए आ लगा हुआ है, क ख ग घ, ये सभी। तो कुल मिलाकर के जो हलंत वाला वर्ड होता है वही शुद्ध व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन के नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है, और उसमें जब स्वर जुड़ जाएगा तो वो व्यंजन बनता है का। तो एक तरह से शुद्ध व्यंजन यही है। तो का, ख, ग, जब आप इसके आगे स्वर लगाते हैं तो ये व्यंजन बन जाता है का। तो व्यंजन की परिभाषा में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यंजन की परिभाषा होती है यही होती है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाए। तो सर जो स्वर की सहायता से बोले जाए, बहुत ही आसान सी डिफिनीशन है, जो स्वर की सहायता से बोले जाए, या आप इसे कह लीजिए कि जो निर्भर नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर हैं, या कह लीजिए जो स्वतंत्र नहीं है। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब अगली बात आती है कि हिंदी में शुद्ध व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, ये बातें। और हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में शुद्ध व्यंजन कितने हैं सर। तो हिंदी में शुद्ध व्यंजन है 33। और अगर हम वर्णमाला में कुल व्यंजन की बात करें तो वर्णमाला में सर कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो वर्णमाला में भैया आपको याद रखना है, कुल व्यंजन होते हैं 39। ये अब बात आती है कि हिंदी में शुद्ध व्यंजन 33 हैं, और वर्णमाला जो आपकी पूरी, आपने मोहल्ला देखा होगा, उसमें पूरी वर्णमाला जो है उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कैसे 33, आप गिनाइए इनको। बिल्कुल आपको हम गिनाएंगे कि कैसे 33, कैसे 39, ये कैसे आएंगे। हर एक बात तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखना बस। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें तो व्यंजन में बताया मैंने कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, शुद्ध व्यंजन की संख्या 33 होगी, और वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होंगे, 39 होंगे। एक बात और, वर्णमाला में अगर बात की जाए कुल वर्ड कितने होते, 52 होते हैं। ये मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो आप नोट कर लेंगे कि वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब आ जाइए हम व्यंजन के प्रकार देखते हैं। देखो, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि व्यंजन के प्रकार, व्यंजन जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। सर सबसे पहला व्यंजन क्या है। देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, अब ये स्पर्शी व्यंजन क्या है, तो सीधी सी बात है, जब भी हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो वायु हमारे मुख में से स्पर्श होके गुजरे। मुख में अब क्या क्या है, मूर्धा जीभ है, तालु है,
कंठ है, दंत हैं, वोष्ठ हैं। ये सभी मुख के ही एक तरह से अंग हैं और इन सबसे जब वायु स्पर्श होकर के गुजरेगी, कोई भी आप ऐसा व्यंजन बोलिए, का, खा, गा, चा, छा, आप देखो अलग अलग, टा बोलते हैं तो जीभ मुड़ जाती है, ठीक, पा तो इसमें होंठ चलते हैं। तो एक तरह से पूरी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं, ये व्यंजन, उनमें से कुछ व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो मुख में से उन सभी स्थानों को छूकर गुजरते हैं, स्पर्श करके गुजरते हैं। तो इसकी परिभाषा यही हो जाएगी कि वह व्यंजन जो मुख स्थान को स्पर्श करके गुजरे, वह जो मुख स्थान को स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी कि मुख स्थान को स्पर्श करके उनको उच्चारित करते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। अब बात आती है आखिर स्पर्शी व्यंजन है कितने, तो स्पर्शी व्यंजन तो इनकी संख्या सर जो हिंदी में है, अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। आप कहेंगे 25 सर कैसे, कौन से 25 हैं? तो आप सभी देख लीजिए, का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पूरे के पूरे 5 वर्ग, और हर एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ग जो है वर्ड होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 जब हमने वर्ग ले लिए तो पचम 25। तो कुल मिला के 25 जो शुरुआत वाले व्यंजन होंगे का से लेकर के मां तक, वो सभी के सभी स्पर्शी होते हैं। तो अब बोर्ड में लिखना पॉसिबल मैं नहीं समझ रहा हूं, तो मैं यहां लिख लेता हूं, का से लेकर मां तक, ये सभी जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो एक अच्छे सब्जेक्ट के विषय में अगर हिंदी को हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आया है कि आपसे इसमें ये पूछेंगे इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है, तो जब आपको पता होगा कौन से होंगे तभी तो आप लगा पाएंगे। या स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं सर। अब 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कहां से कहां तक, का से लेकर के मां तक होते हैं। है क्या ये, जो मुख स्थान को स्पर्श करके निकलते हैं। आप टा बोलते हैं, पा बोलते हैं, देखो अलग अलग स्थानों को ये क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है 2 नंबर में अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन ये क्या होता है, देखो सबसे पहली बात अंतास्त व्यंजन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है सर, इससे तो परीक्षा में बहुत आता है, तो बढ़िया से आपको इसे तैयार कर लेना है। अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको हम जब बोलते हैं तो कुल मिलाकर के सांस जो है, आप कह लीजिए थोड़ा सा अंदर को हम लेते हैं। देखो या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो कुल मिला के इनमें हम क्या करते हैं, सांस, अंतास्त। अंतास्त का मतलब है कि अंदर जो सांस है उसी के माध्यम से हम इनको उच्चारित कर देते हैं, ज्यादा हमें सांस की आवश्यकता नहीं होती। या एक तरह से हमने या बोल दिया तो ऐसा लग रहा हम अंतरात्मा, जो हमारी सांस है अंदर भरी सांस, उसी से हम बोल रहे हैं। तो कुल मिला के अंतास्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय यानी अंदर की सांस का उपयोग किया जाए, जो आपके अंदर सांस है, जो आपके अंदर जो है वायु भरी है, उसका उपयोग किया जाए, उसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। सर इनकी संख्या क्या होगी, तो सर अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो देखो या, रा, ला, वा, ये 4 जो होते हैं आपको याद रखने हैं, ये होते हैं अंतास्त व्यंजन। एकदम आसान है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा अंतास्त व्यंजन है, ऑप्शन बना देगा, का, खा, चा, या, तो आप क्या लगाएंगे, या लगाएंगे। जब आपको चारों पता होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चाहे तो एग्जाम में पूछे इनमें से कौन सा अंतास्त व्यंजन है तब भी, और चाहे तो एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा अंतास्त व्यंजन नहीं है, तो इन 4 के अलावा जो ऑप्शन मिल जाए वही नहीं होगा। तो प्रश्न इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो टाइप होता है व्यंजन का, वो होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब ये आप सोच रहे होंगे सर आप ये बता रहे हैं ऊष्म व्यंजन ये क्या है, तो ऊष्म व्यंजन की हम लोग बात कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, देखिए हम लोग देख लेते हैं। देखो ऊष्म व्यंजन क्या है, एक प्रकार से ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको बोलने में एक तरह से गर्माहट का एहसास हो,
गर्मी जैसी लगे। आप 3-4 बार इनको लगातार बोल लीजिए तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा गर्मी लगने लगी, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। जब आप 5-6 बार शा शा शाहा शा शा शाहा शा शा शाहा अब ऐसे बोल लीजिए 3-4 बार, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गर्मी जैसी आ गई। तो ऊष्म व्यंजन, अब देखो ऊष्म का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब गर्मी, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको बोलने में ऊष्मा का एहसास, हीट का एहसास हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब सर ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? यह भी 4 होते हैं। देखो मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, परिभाषा आप सुनकर लिखते जाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। बोर्ड पर लिखना मैं नहीं समझ रहा हूं पॉसिबल, तो इसलिए देखो इनकी संख्या क्या होगी? इनकी भी संख्या सर कितनी होती है? 4 होती है। अब ये 4 ऊष्म व्यंजन जो 4 हैं, वो 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो पहली तो सा शीटी, सा शीटी। अब सा आपको पता है 3 होते हैं, एक खटकोड़ वाला होता है और एक सलजम वाला होता है, एक सरौता वाला होता है। अब बात आती है इसमें सा शीटी पहले आ गई, तो इसके बाद होगा आपका खटकोड़ वाला, इसके बाद सरौता वाला और इसके बाद ये हा। ये 4 जो व्यंजन वर्ड हैं ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है सर, ये ऊष्म व्यंजन है। ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको उच्चारण करने में गर्माहट का, ऊष्मा, हीट का एहसास हो, सर उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। शा 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 हा, ये होते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए क्या होते हैं। देखो हमने स्पर्शी व्यंजन देख लिया, ये कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन सर कितने होते हैं? 4। 25 4 29, आपको 33 करके पूरे करने हैं। और 29 के बाद उस व्यंजन कितने हो गए? 4। 29 4 33। अब 33 तो ये शुद्ध हो गए, बाकी और फिर 39 कैसे बनाएंगे सर जी आप? तो देख लीजिए, एक होता है संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपको मैं बता दूं। संयुक्त व्यंजन जो होता है भैया, आप सभी विद्यार्थी, ऐसा व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में संयुक्त स्वर पढ़ाया है कि जब 2 स्वर मिलते हैं तो जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे आ ई मिलकर के ए बन जाता था। तो जैसे संयुक्त स्वर में क्या होता है कि 2 स्वर ही मिलकर संयुक्त स्वर बनाते हैं, और संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि 2 व्यंजन वर्ड मिलकर ही व्यंजन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के संयुक्त व्यंजन क्या होगा कि जब 2 व्यंजन वर्ड मिलकर जो तीसरा व्यंजन तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अब 2 व्यंजन वर्ड कैसे देखो, 2 व्यंजनों से मिलकर, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब कैसे ये बनेंगे आ जाइए हम देख लेते हैं। इसमें से इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं देखिए, एक तो छत्री छा, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ज्ञा, छत्र ज्ञा और छत्रज्ञा, और अगला होगा श्रा, ये श्री वाला श्रा। तो अब बात आती है कि ये छत्रज्ञा श्रा कैसे बनेंगे, किनसे मिलकर बने हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। देखो यहां पर स्पेस है हमारे सामने, आप देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं। सर जो छत्री होगा छा, ये का और सा यानी खटकोड़ से मिलकर बनता है। लेकिन एक बात विशेष याद रखनी है कि नीचे इसके हलंत लगा होना चाहिए। अब एग्जामिनर यहीं से दिमाग खेलता है सर, वो जो पहला ऑप्शन रखता है वो हमेशा उसमें पहले वाले में हलंत नहीं लगाता है। अब हम लोग क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो बस इतना माइंड में रखते हैं कि का और सा मिलकर के बन जाता है भाई अच्छा, लेकिन हलंत को बहुत जो है हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बाद में यही दिक्कत। अब पहला ऑप्शन जो बिना हलंत वाला ही मिलता ज्यादातर। तो आप जब भी आपसे पूछेगा कि छा जो संयुक्त व्यंजन है ये किन 2 वर्डों से मिलकर बनेगा, किन से मिलकर बनेगा, तो का और शा से मिलकर बनेगा, लेकिन पहले वाले के नीचे क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए, क्योंकि बिना हलंत का ही शुद्ध व्यंजन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ता त्रिशूल की बात करें तो इसमें क्या होगा? ता और रा मिलकर के बन जाएंगे। इसके बाद ज्ञा ज्ञानी की बात करें तो जा और इया, आपने पढ़ा होगा ना, का खा गा घा अंगा, अंगा माने कुछ हो नहीं, इया माने कुछ हो नहीं, पहले मम्मी पापा पढ़ाते थे, हमने भी पढ़ा है। और इसके बाद स्रा, तो स्रा जो होगा सा सीटी जो होगी उसके नीचे हलंत और रा। तो इस तरह से
ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है, ये किससे मिलकर बनेंगे। तो इस बात को विशेष याद रखना है, जिनसे मिलकर बनेंगे उसमें पहला वाला जो वर्ड होगा उसके नीचे हमेशा क्या लगेगा, हलंत लगेगा। हलंत लगेगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि छा का शा, त्रा तारा, ज्ञा जा और स्रा सर। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता भी, कई बार एग्जाम में आया है कि इन दो से मिलकर बनेगा। हलंत को विशेष तरीके से आपको याद रखना है। तो अब आ जाओ, 25 हो गए, 25 4 29 हो गए, 29 4 33 हो गए, 33 4 37 हो गए। ठीक है सर जी 37 हो गए, दो कहां गए, दो कौन से हैं? तो दो जो होते हैं उनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। वहां ये कहां से लाते हैं जरा देखिए। द्विगुण व्यंजन क्या है, देखो हम लोगों ने व्यंजनों में तो डा और ढा को पढ़ा है, लेकिन जब भी आपको लिखना होता लड़का तो डा के नीचे आप बिंदी लगाते हैं। वो बिंदी क्या है, नुक्ता है, नुक्ता उसी को बोलते हैं कि। और इसके बाद लुढ़कना, ढ़ा के नीचे आप बिंदी लगाते हैं। लड़की, ढ़ा के नीचे आप बिंदी लगाते हैं, तो ये नुक्ता लगता है। तो उनको हम क्या करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम द्विगुण व्यंजन, या उन्हीं को बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। तो मैं आपको इसे भी बता देता हूं ये क्या होता है। तो एक परिभाषा आपको नोट कर लेनी है, द्विगुण व्यंजन। ये क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, देखिए रा और ढा। ढा ढक्कन के नीचे बिंदी और डा डलिया के नीचे बिंदी लगा देनी है। सर ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो अब पूरे 39 हो गए आपके, 25 4 29 4 37 और 25 4 29 29 4 33 4 37 37 2 39। तो इस प्रकार से जो कुल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 39। और अगर शुद्ध व्यंजन की बात करें तो वो कितने होंगे सर, 33 होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ, हम एक थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्यंजन की कहानी कुछ इतनी थी, और इतना आप पढ़ लीजिए तो हमें नहीं लगता कि आपके पेपर में प्रश्न नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा। आप चाहे पुलिस का पेपर दे, चाहे लेखपाल का पेपर दे, चाहे आप सहायक परिचालक का पेपर दे, सभी पेपर में यहीं से प्रश्न आए हैं और इतने से ही प्रश्न बनता है। बस रिवीजन की जरूरत और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब एक व्यंजन होता है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, अलग से मैं इधर बता दूंगा, आप उनको नोट कर लेंगे, उनको मैं बता दूंगा, आप बस नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। एक एग्जाम में आता है, अगर आप देखो, द्विगुण द्वित्व को एक ही समझ लेते हैं लोग, नहीं एक नहीं है, द्वित्व व्यंजन अलग है। द्वित्व व्यंजन क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें देखा होगा यानी कि दो एक ही जैसे व्यंजन आते। जैसे मैंने बोला कुत्ता तो ताता, जैसे मैंने बोला बच्चा, मैंने कहा बच्चा ये, अच्छा चा। मैंने बोला पत्ता तो ताता, कुत्ता। ठीक है, बप्पा, बप्पा भी बोलते हैं ना गांव में, पिताजी को क्या बोलते हैं, बप्पा बोलते हैं। तो इस तरह से ये सभी कहे जाते हैं द्वित्व। द्वित्व का मतलब है कि जहां पर दो व्यंजन एक साथ आ जाए, एक आधा और एक पूरा, एक आधा एक और पूरा, तो ये है द्वित्व। तो द्वित्व और द्विगुण को एक नहीं कर देना, द्वित्व अलग है और द्विगुण अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चा, पत्ता, पप्पा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सच्चा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो द्वित्व के होते हैं। द्वित्व, तो आप ये समझ लीजिए ये जो व्यंजन वर्ण है ये द्वित्व है। क्या है, द्वित्व व्यंजन है। तो इस तरह से आप द्वित्व व्यंजन भी समझ गए, ये द्वित्व व्यंजन क्या होते। एक बात और आ जाओ, लुंठित व्यंजन एक एग्जाम में आता है। तो लुंठित व्यंजन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो लुंठित व्यंजन वो होता है जिसको हम बोलेंगे तो जीभ में कंपन होगा। जैसे मैंने कहा रा रा रा, तो रा बोलिए आप, रा। तो रा रथ जब आप बोलते हैं तो जीभ आप देखिए एक तरह से वाइब्रेट करती है, कंपित करती है। तो जो रा है वही है लुंठित व्यंजन। तो इस तरह से एक पॉइंट आपको और नोट कर लेना है, यदि आपसे लुंठित व्यंजन पूछता है तो आपको सर टिक करना है रा रथ। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा व्यंजन वर्ड जिसको हम बोलेंगे तो जीभ में कंपन होगा, वाइब्रेट करेगी जीभ। रा रा आप बोल के देखिए बार बार, रा, तो इसमें जीभ में कंपन होगा। तो ये क्या है, लुंठित व्यंजन है। एक व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, देखो मैं इसको भी बता दे रहा हूं। जब वायु जीभ के बगल से गुजर जाए, ऐसा व्यंजन वर्ड जब भी हम बोलेंगे तो वायु जीभ के बगल से, साइड से, दोनों साइड से। अब जीभ है भाई, अब जीभ तो सबको होगी ना, है ना, चलो अच्छी बात है। तो जीभ जो है इसके बगल से जब वायु निकल जाएगी तो वो होगा पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो
पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे सर। तो पार्श्विक व्यंजन जो होगा इसमें क्या होगा, ला। आप देखिए ला बोलिए, ला लट्टू, ठीक है। तो ला जब हम बोलते हैं तो ला के टाइम में जीभ ऊपर चिपक जाती है और स्पेस बचता है जीभ के अगल बगल, तो यहीं से वायु क्या होती है, निकल जाती है। ला ला ला। तो जब आप इसको बार बार बोल के देखिए कि आप देखेंगे कि जब इसका उच्चारण हम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे, तो वायु जो होगी जीभ के बगल से निकलने लगती है, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक। तो इस तरह से इतना एनफ है। देखो मैंने आपको पहले व्यंजन की परिभाषा बता दी। शुद्ध व्यंजन कितने, 33 हैं सर। कुल कितने वर्णमाला में, 39 है। व्यंजन की टाइप बताए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है सर। स्पर्शी व्यंजन क्या होंगे, 25 होते हैं। अंतास 4 होते हैं, 29 हो गए। ऊष्म क्या होते हैं, 4 होते हैं, 33 हो गए। संयुक्त भी 4 होते हैं, 37 हो गए। और द्विगुण व्यंजन मिलाकर कितने हो गए, 2, 39। तो कुल व्यंजन 39 आपको मैंने बता दिए। इसके बाद इन्हीं व्यंजनों में कुछ और भी टाइप के लक्षण होते हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन क्या होगा, कि जब ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि जहां पर आप उनको बोलेंगे तो 2 व्यंजन एक साथ ही आ जाते हैं। बच्चा, सच्चा, कच्चा, ठीक है। पत्ता, पत्ती, तो इस तरह से कुत्ता, बिल्ली, तो इस तरह से ये व्यंजन वर्ड ऐसे हैं जिनको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। और लुंठित क्या होगा, लुंठित होता है भैया जब जिसको हम उच्चारित करेंगे, बोलेंगे तो जीभ में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा जीभ में, उसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। और ये होता है रा रा। और इसके बाद पार्श्विक व्यंजन क्या होता है कि ऐसा व्यंजन वर्ड जिसको बोलेंगे तो वायु जो होगी जीभ के बगल से निकलेगी, तो उसको बोलेंगे भैया ला, और उसको बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन। तो ला होता है पार्श्विक व्यंजन। तो एक तरह से एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ला। लुंठित व्यंजन क्या होता है, रा। और इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें द्वित्व व्यंजन का उदाहरण मिलता है, तो भैया बच्चा, पत्ता, बच्ची, सच्चा, ठीक है। ये कई सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें द्वित्व व्यंजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पूरा व्यंजन आपको इस तरह से तैयार रखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है सर। व्यंजन और स्वर का अलग अलग टॉपिक बनाया, वीडियो बड़ी नहीं बनाई जा सकती, थोड़ा अभी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन जैसे भी आपके लिए हो सकता है छोटी से छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैटर देने की कोशिश करता हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैटर आपको सही लगता है, तो आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। एक बात मैं और कहूंगा, देखो वीडियो आप पूरा देखिए, एक बार न समझ में आए दोबारा देखिए। मैं इतनी बार खुद किसी शब्द को, किसी परिभाषा को, किसी वर्ड को मैं इतनी बार खुद बोल देता हूं कि आपको समझ में आए। और साथ ही साथ और जो है एक बात और, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो आप दोहराने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि हर बार वीडियो 1-2 बार देखिए, हर बार वीडियो से अच्छा, क्योंकि अपना नोट्स बना लेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपना लिखा हुआ ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। और आज हिंदी की क्लास है, और मैं आगे जो भी इतिहास में आपका चल रहा है पैटर्न, हम लोग सभी आंदोलन पढ़ रहे थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन सभी पढ़ चुके हैं। 1-2 आंदोलन और बचे हैं, मैं उनको पढ़ा दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे परमानेंट। जो भी पीछे की क्लासेस हैं आपकी, आप सभी उन क्लासेस को जरूर पढ़ लें। उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।